हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है आइडियल गैस एंड रियल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरुआत करते हैं। हमें इसे कम समय में ही एक ही शॉट में ख़त्म करना है, तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके गैस लॉज देखते हैं हम। गैस लॉज में क्या होता है ये देखो। गैस लॉ आपके पास चार तरह, मतलब बहुत ज़्यादा तरह के आपके पास लॉज हैं। जैसे कि पहले वहाँ बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसक लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। तो पहले हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ ने बताया था कि जो आपका प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर पर। आपके पास ये क्या होगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम को। तो मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ लिखकर कि जो P1 V1 है वो इक्वल टू होगा P2 V2 के। P1 V1 के इक्वल होगा P2 V2 के। ये आपको फॉर्मूला सीधा याद आना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको पहले प्रेशर 1 की वैल्यू दे देंगे, वॉल्यूम की दे देंगे, P2 पूछ लेंगे और V2 दे देंगे आपको। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं जैसे कि चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने कहा था जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के एट कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर पर। जिसके कारण हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनके रेशो में, अगर रेशो लें तो इनका हो जाता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। जहाँ पर टी क्या आपके पास टेम्परेचर है, जिसे आपको किस में लिखना है, केल्विन के अंदर। किस में, केल्विन के अंदर आप इसको लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए टेम्परेचर किस चीज़ में लिखना है और किस चीज़ में नहीं। अगले बात आता है आपके पास गे-लुसक लॉ। जो गे-लुसक लॉ होता है वो क्या होता है, आपके पास प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर पर। यहाँ क्या कांस्टेंट रहता है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम आर कांस्टेंट होते हैं। तो इसका रेशो लोगे तो आपके पास P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 निकल कर आएगा, जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं चार लॉ पर। पहले चार लॉ पर सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो याद होना चाहिए। अगला है एवोगैड्रो लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के है। अब की बार देखें आप, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के है। मोल्स के क्या होगा, फिर आपके पास कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट मिलेगा। फिर आप बात कर लें वॉल्यूम, तो इनका अगर आप रेशो लोगे तो आपके पास ये रेशो आएगा V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो ये आपके पास रेशो आना चाहिए, जो आपको याद होना ही चाहिए। अगला लॉ आ जाता है आपके पास कंबाइन गैस लॉ। क्या आ जाता है, कंबाइन गैस लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है आपके पास कंबाइन गैस लॉ में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल होते हैं आपके पास कांस्टेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं। मोल आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, आपको ये याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल क्या होंगे यहाँ पर, कांस्टेंट। तो ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल अगर आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो हो जाती है आपके पास PV इज इक्वल टू NRT होती है। ये तो हमको पता ही होती है। तो यहाँ से मोल्स की वैल्यू निकालूँ तो आपको पता है ये मोल्स की वैल्यू कैसे आएगी। ये जो RT है आपका इसके नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर मोल कांस्टेंट हो गए तो N1 इज इक्वल टू N2 होता है। तो उसी तरह P1V1 इज इक्वल बटे में T1 इज इक्वल टू P2V2 ये होगा। ये तो आपको पता ही होगा, फिर आसान चीज़ है ये तो। अब इन्हीं सभी लॉ से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसको कहते हैं हम आइडियल गैस। अब पूरी थ्योरी समझाने का वक्त नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको यूनिट याद होनी चाहिए, कौन सी यूनिट किसके अंदर हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस की, जो क्या होती है हमारे पास PV=NRT होती है। PV=NRT होती है। और यहाँ पर प्रेशर जो है हम किस में लिखते हैं, ATM के अंदर लिखते हैं, और वॉल्यूम को लीटर के अंदर, ये लीटर में लिखा हुआ है। एन को मोल्स है हमारे पास। आर की वैल्यू आप 0.081 लिख सकते हो, या इसको 1/12 लिखोगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको 1/12 लिखना, बहुत ही अच्छी बात है इसके अंदर। अगर आप 1/12 लिखोगे तो आपके पास कैलकुलेशन ईजी से सोल्व कर पाओगे। अगला लॉ आता है आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये भी आपको याद होना चाहिए, सीधी बात है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, वह नॉन रिएक्टिंग गैस आपके पास क्या करती है, मिक्स। वह नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्स, आपको जब आप नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर का। जो मतलब है जो आपने गैस डाली है उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा और उन्हीं का सम आपके पास टोटल प्रेशर के बराबर होगा। वही डाल्टन लॉ ने बताया था। ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जो नहीं, सीधा फॉर्मूला याद हो, क्वेश्चन हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर होगा इन नॉन रिएक्टिंग गैसेज के इक्वल, सम इनके सम के इक्वल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखें हम। और एक ये फॉर्मूला, ये आपके पास पार्शियल गैस है, ये क्या है, पार्शियल
प्रेशर ऑफ गैस है, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। तो ये जो इक्वल होता है ये होते हैं एक्स, आपके पास क्या है मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये भी याद होना चाहिए आपके पास, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है आप देख लेना, ये आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू में टोटल प्रेशर। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही, डेल्टन लॉ ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद सिंपल ऐसे रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, जैसे हम टोटल निकाल रहे थे, टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, उसी तरह हम पार्शियल प्रेशर ले लें सभी गैस का और वो इक्वल कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू में टोटल प्रेशर के, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर है जो गैस का वो निकल कर आ जाएगा। आपको मोल फ्रैक्शन गैस आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा पूरी 11th क्लास में। आगे चलते हैं हम, आगे क्या आ जाता है हमारे पास, केटीजी की बात करता हूँ अब मैं, केटीजी। तो केटीजी होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर आपके पास कुछ पॉइंट हैं वे बताए गए हैं, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में आ जाए तो आप बता सकते हैं। देयर इज़ अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स, मास ऑफ गैस मोलिक्यूल इज़ जो है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। और जो आपके पास कोलिजन बिटवीन गैस होता है या सॉरी कोलिजन बिटवीन गैस मोलिक्यूल होता है आर परफेक्टली इलास्टिक होता है, आपको पता होना चाहिए। जो मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल है, जो मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल है वो रैंडमली मोशन होता है आपके पास, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये 4 पॉइंट बताओगे तो आपका काम आसान होगा, क्योंकि ऑप्शन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर आराम से। अगला पॉइंट है आपके पास 5th पॉइंट और है इसका, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, ये पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है आपके पास, जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कि देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर टेम्परेचर के बराबर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो रियल में निकल कर आता है वो 3/2 RT, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको अलग मोल्स के टर्म में और उसके टर्म में अलग अलग होती है, तो पता ही है आपको। तो चलते हैं आगे, देखना आगे क्या होगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला फॉर n मोल्स के लिए बात करूँ मैं, n मोल के लिए निकालना है, ये तो हम 1 मोल के लिए बात कर रहे थे, तो n मोल के लिए निकालोगे तो यहाँ पर आपको n लगा देना है, n अगर आपको मोल्स गिवन होंगे तो क्वेश्चन में आसानी से कर जाओगे आप। फॉर पर मोलिक्यूल की बात करूँ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 KT के बराबर होती है। यहाँ पर ये सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ से k की वैल्यू मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ थोड़ी। तो k की वैल्यू जो होती है यहाँ पर वो हो जाती है, k की वैल्यू इज इक्वल टू 1.3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻²3, ये होती है आपके पास k की वैल्यू, ठीक है। ये याद होनी चाहिए आपको, k की वैल्यू ज़्यादा मतलब आपको क्वेश्चन में भी गिवन होती है तो ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले जो आपके पास पॉइंट आता है वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो आप देखना, तो यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे है, जैसे कि इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले पर ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चन, आगे जो इसकी आपको अगले अलग अलग की आपको वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उनके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, लेकिन क्या पता पूछ भी सकते हैं। तो अब की बात, PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, VRMS यहाँ पर है RMS वेलोसिटी, ठीक है, ये आगे आने वाली है तो इसकी ज़्यादा इसकी टेंशन ना लें, आपको बताया जाएगा आगे। तो यहाँ पर P होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है जिसको आप किस में पास्कल में भी लिख सकते हैं, इसको आपको पास्कल में लिखना है। V है आपके वॉल्यूम, उसको मीटर क्यूब में लिखना है। मास आपका M है जो वो मास है उसको किलोग्राम में, VRMS मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है। और आपके पास N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। बस ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो अब आ जाती हैं इसके अंदर काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर क्या आ जाता है आपके पास, मोलिकुलर स्पीड आ जाती है। तो मोलिकुलर स्पीड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं VRMS, जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला जो है ना
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जी मीन्स 2022 में। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए VRMS का। VRMS का फॉर्मूला होता है √3 RT/m। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M यहाँ पर मोलिकुलर मास है किसी भी गैस का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपके जो भी लिख रखी है, जो R है, R की वैल्यू आप लिख सकते हो 25/3 भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो और T टेम्परेचर है आपके पास जो केल्विन में लिखना है, और M क्या है, मोलिकुलर मास है जो आपको kg में ही लिखना है। दूसरी वेलोसिटी आती है आपके पास V एवरेज। V एवरेज तीन वेलोसिटी हैं, VRMS, V एवरेज और VMP, जिसको मीन प्रोबेबल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो V एवरेज का फॉर्मूला होता है 8RT/πm। 8RT/πm ये क्या है आपके पास, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ये सॉरी 2 मिनट रुकना, जस्ट 2 मिनट। हाँ ये देखो आपके पास, ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा और अभी इसके ऊपर लिख भी नहीं सकते, तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो देखना V एवरेज होती है आपके पास √8RT/πm। देखो अब इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज कर रखा है, इस फॉर्मूले को कैसे कर रखा है ये दिखा देता हूँ आपको मैं, ज़्यादा आपको ध्यान में देखना आप। RT/m को मैंने लिख दिया है KT/m। ये फॉर्मूला बनकर आता है क्योंकि हम R/n उसमें जो होता है ये क्या है कि क्या आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सीधी बात है। डेंसिटी क्या होती है PM/RT। ये कैसे आया सर, अब जो आपके पास आइडियल गैस है उसको ड्राइव कर कर यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला भी आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है गैस इक्वेशन के अंदर D = PM/RT, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बस इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके अंदर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला याद होगा तो आपका काम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारे पास मैक्सवेल, सॉरी एक और रह गई, मीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रह गई है, जिस क्या होती है, ये होती है आपके पास दो वेलोसिटी प्रोसेस बाय मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वेलोसिटी दिखाई जाती है मॉलिक्यूल के द्वारा, वो वेलोसिटी होती है मीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको पढ़ते हैं, ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे और ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आपके पास अच्छा वो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है √2RT/m। आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो आपने वेलोसिटी पढ़ी अब तक, RMS और जो ये VMP पढ़े हैं और V एवरेज, जो तीनों पढ़े, बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर कर आए हैं अब की बार तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। NDA के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आपको अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो याद होने चाहिए। अगर आपको गैसेस अगर पढ़ना भी है तो ये तो पढ़ कर ज़रूर जाएँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो हम आगे क्या पढ़ना हमें, और ये सॉरी आपको रेशो भी इसका याद होना चाहिए। ये जिस तरह हम क्या होते हैं VRMS को √3 में लिख सकते हैं, क्योंकि √3RT/m, RT/m तो आपके पास कांस्टेंट ही हो जाता है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें मुझे तो पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो उसको √3, इसको 8/p√√2 लिखा जाता है। जो आपके पास जो VRMS हो जाती है वो ज़्यादा होती है V एवरेज से, फिर आपके पास मोस्ट प्रोबेबल से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारे पास कौन सा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम क्या होता है आगे। तो ये इसके अंदर केस बनते हैं अलग अलग, जैसे कि फॉर सम सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपके पास गैस एक जैसी है लेकिन टेम्परेचर उसका डिफरेंट है, तो बस आपको ग्राफ इसके अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, बस ऑप्शन में आपको बता सकते हैं, बस ऑप्शन में आपको कर्व दे देंगे और आपको पहचानना होगा क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक कर्व ये है, एक कर्व आपको ये गिवन है, जैसे कि आपको ये कर्व गिवन है, एक कर्व ये आपको गिवन है, ठीक है। दोनों कर्व गिवन है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए आपके पास T1 है और ये आपका टेम्परेचर कुछ T2 पर है। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर में जो आपके पास है, जो मीन प्रोबेबल है, वो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, देखना आप, ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर जा रही है। और जो यहाँ पर आपके पास V एवरेज है वो आपके पास थोड़ी कम होगी, और VRMS बिल्कुल कम हो जाती है। देखो यहाँ पर भी ऐसे, ये मीन प्रोबेबल कम हो जाती है, ऐसे ऐसे चलता है टेम्परेचर कम पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मीन प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बस ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए इसके अंदर, और इतना कुछ है नहीं बताने वाला, तो बस आपको ये याद होगा तो आपके पास हो जाएगा काम होगा, ठीक है। तो ये याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है आपके पास, जो टेम्परेचर T2 है वो ज़्यादा है, वो तो हमें दिख ही रहा है, T2 ज़्यादा होगा T1 से। दूसरा केस आता है वो डिफरेंट गैस के लिए, आपके पास डिफरेंट गैस के लिए आपके पास आ जाता है दूसरा, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो देखना
दूसरा आपके पास डिफरेंट गैस है लेकिन टेम्परेचर सेम है, तो देखो आपके पास डिफरेंट गैस होगी तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग हुआ, तो उसी तरह देखना क्या हुआ यहाँ पर M1 M2, वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट था इसलिए हमने T1 T2 लिखा था। यहाँ पर डिफरेंट गैस है तो उनका अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होगा, सेम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि M1 का ज़्यादा है, M2 से ज़्यादा है, तो उस तरह आपको बताया। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस करो थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए, इतना कर लेना बहुत ज़्यादा है। अगला देखो, अगला टॉपिक आपके पास आ रहा है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर तो मैं आपके लिख कर दे सकता हूँ, क्वेश्चन पक्का आना इसके ऊपर, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर NDA JEE मेंस, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहीं से आए हैं अब की बार भी, तो आपको इस टॉपिक्स को तो बिल्कुल अच्छे से समझ कर जाना और इस पर खूब प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो देखो चलते हैं इसमें क्या है, चलो देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, आपके पास सिम्पल्टेनियस फ्लो होता है गैस मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इफ्यूज़न जो होता है वो डिफ्यूज़न फ्रॉम पिन होल, और कुछ मतलब जैसे कि आपके पास कोई गैस सिलेंडर है, उसके नीचे से अगर आप मतलब आपका गैस सिलेंडर लीक हो तो उसके नीचे से हवा निकलने लगती है, वही आपका इफ्यूजन होता है, एक तरह के मान लेंगे आप, समझने के लिए ऐसा ही समझें, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपके पास अगला आपके पास लॉ है कि आपके पास डिफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न का क्या लॉ है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूज़न क्या बताया था ग्राम्स ने, तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो रेट होगा डिफ्यूज़न का और डिफ्यूज़न का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपके पास रेट है डिफ्यूज़न इफ्यूज़न का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का अगर आपको याद हो तो हम एक फॉर्मूला देख कर आए थे पीछे अभी अभी, तो वो अगर आपको याद है तो आप आसानी से एक फार्मूला और ड्राइव कर लोगे इसका। कैसे, आपको आपको मैंने पीछे से बताया था कि जो डी है वो PM/RT होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो DM आपको बताया गया था ये, तो ठीक है। तो D = PM/RT आपको मैंने बताया था। तो यहीं से आपके पास देखो मोलिकुलर वेट है, जैसे कि डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट की। तो डेंसिटी अगर आप अंडर रूट लोगे इसका, अंडर रूट लोगे तो वो मोलिकुलर वेट के अंडर रूट के बराबर ही होगा। तो उसी तरह जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डेंसिटी है तो आपका मोलिकुलर वेट भी डेंसिटी के बराबर ही होना चाहिए। तो उसी तरह हमने इसको मोलिकुलर वेट के टर्म में लिख दिया। डेंसिटी में आया था लेकिन मोलिकुलर वेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस कारण हमने मोलिकुलर वेट लिया, क्योंकि हम वॉल्यूम तो अब कॉन्स्टेंट लेकर ही चलते हैं वहाँ से, ठीक है। मास और मोल का खेल रहता है, तो इस कारण हमने मोल्स में ही, सॉरी, इसको मोलिकुलर वेट के अंदर ही लिख लिया है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये तो याद होना ही चाहिए, बेशक और कुछ याद ना हो तो ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपके पास ठीक है। आगे आपके पास जो रेट है आप इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि रेट होगा वो वॉल्यूम बाय टाइम। लेंथ के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लेंथ के टर्म में भी लिखोगे लेंथ बाय टाइम, बस वॉल्यूम और चेंज करना है कुछ, ठीक है। और अगर आपने इसको लिखना है इन टर्म ऑफ मोल के अंदर लिखोगे तो मोल में लिख दोगे, जैसे कि आपको समझें कैसे लिखा सर। जैसे कि गैस 1 है, गैस 2 है आपके पास, गैस 1 और गैस 2 है आपके पास। तो मान लो गैस 1 की वॉल्यूम V1 है, इसकी V2 है, इसकी लेंथ L1 L2 N1 N2 M1 M2, इसके मोलिकुलर वेट है आपके पास, ठीक है। उसी तो गैस 1 और गैस 2 के हैं, तो कैसे लिख सकते हैं आप, जो वॉल्यूम है उसका रेशो लोगे, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम क्या होती थी, मोल्स बटे, अगर वॉल्यूम में लिखना है तो आपको रेट को किस में लिखोगे आप। अब रेट तो आपके पास इसके बराबर था ना, रेट तो इसके बराबर था, रेट आपके पास एंड रूट M2/M1 थे। अब क्या हो गया, हमने दो गैस के बारे में जिक्र किया, तो आपको पता है वॉल्यूम बटे टाइम हो गया, एक तो इसका, एक यहाँ से बना है, एक ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेशो लिया है तो रेशो में से तो ऊपर D2 चला जाएगा, तो रेट आपको ऐसे निकल जाएगा। दो गैस के बारे में बात कर रखी है तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ऐसे लिख दिया ये मैंने, ठीक है। तो आगे देखिए आप, अब इसी ऐसे ही आपने लेंथ थी आपके पास L1 L2, तो उसी तरह आपने लिख दिया इसको, तो ऐसे ही आपको लिखना है। अगले में जैसे कि आपके पास मोल है, मोल के टर्म में लिख दिया आपको ऐसे, ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है।
अब जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये तो जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। इफ़ प्रेशर इज़ वेरिएबल एट, क्या होता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में प्रेशर आपको वेरिएबल दिया जाता है तो फार्मूला क्या लगाएं, तो सीधा फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, कोई टाइम भी नहीं होना चाहिए, ड्राइव करने का समय नहीं है। तो आपको सीधा रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के अंडर रूट डी के अंदर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए आपको, इसमें कोई टाइम वो नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। और ये जैसे कि आपके पास कुछ फुटबॉल प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कि क्या हुआ कि कोई फुटबॉल है उससे खेल रहे हैं, उससे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इवोल्व हुई, फ्यूज़ हुई, इनिशियली कितनी थी, तो उस इसमें ये फुटबॉल प्रॉब्लम में काम आ जाता है। तो ये भी अगर आपको याद होता है, ज़्यादा जेई में एक्सपोर्ट किया जाता है, एनडीए में इतना वो नहीं किया जाता, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इतना वो नहीं है, फुटबॉल प्रॉब्लम कहते हैं इनको, ठीक है। अगला आपके पास, अब हमने आइडियल गैस पूरा ख़त्म कर लिया, हम बात करते हैं अब जल्दी जल्दी रियल गैस की, जो कि रियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मतलब इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना आइडियल गैस में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, बस इसमें कुछ थोड़े आपको मेंस लेवल तक की, जैसे कि एनडीए में तो बहुत लेवल लो है, लेकिन मेंस और एडवांस के अगर बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एनडीए लेवल का ही पढ़ाऊँगा, तो आप ध्यान से बिल्कुल इसको आराम से समझना। रियल गैस क्या होता है, सबसे पहले रियल गैस हम पढ़ते हैं, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको जेड से डिनोट किया जाता है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, वी रियल जो होती है बटे में वी आइडियल। तो वी रियल को हम लिख सकते हैं वी अब्जॉर्ब्ड कह सकता हूँ मैं इसको, और वी जो आइडियल थी उसको पी वी इक्वल टू एन आर टी के टर्म में लिख सकता हूँ मैं, जैसे कि वी को वहाँ लिया गया पी वी और एन आर टी बाई पी लिख सकता हूँ मैं यहाँ से इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह इसको रीअरेंज कर कर यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पी वी एम नाम दे दिया कोई, जो कि आपके पास अब्जॉर्ब्ड हो गई है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा, 11th में पढ़े भी होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास जेड जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर आपके पास सीधे यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो एमसीक्यू में यहाँ से ही पूछ सकते हैं, जो जेड होगा वो इक्वल होगा 1 के बराबर, ठीक है। अगर जेड आपका 1 के बराबर है तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के बराबर होगी। और अगर आपके पास, ठीक है, जेड अगर 1 है तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नहीं लगेगा, ठीक है। और कैन नॉट बी लिक्विफाई, वो लिक्विफाई भी नहीं होगी गैस आपके पास। और जेड अगर आपका नेगेटिव है, मतलब 1 से छोटा है नेगेटिव, तो क्या, जो 1 से छोटा है तो आपके पास रियल गैस होगी वो चीज़, जेड अगर 1 से छोटा है तो आपके पास रियल गैस होगी। एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, आपको बस ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। जेड अगर 1 है, जेड अगर आपका 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है तो क्या होगा, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी, जेड अगर आपका 1 से छोटा है तो आपका रियल गैस होगी, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सन से, और क्या हो जाएगा, इजी टू लिक्विफाई होगा और कंप्रेस होगा, लिक्विफाई भी अच्छा होगा और इजी टू कंप्रेस भी अच्छा होगा। अगर आपके पास क्या है, जेड अगर आपका नेगेटिव है, सॉरी 1 से बड़ा है, तो रियल गैस जो होगी वो अट्रैक्शन गैस से लेस देन, जो रिपल्सन है वो ग्रेटर देन होगा अट्रैक्शन से, और डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई और कंप्रेसिबल होगा। ये भी आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें याद करने की, वो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास पॉइंट याद होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ग्राफिकल एनी की बात करूँ तो जो आपके पास आइडियल गैस का है कुछ पीछे की तरफ बनता है, और आपका रियल गैस का ऐसा कुछ कर्व बनता है, बस ये कर्व आपको ध्यान में होनी चाहिए, ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं खराब करना है। अगला आपके पास आता है एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, जो आपके पास वेरी लो प्रेशर अगर होगा तो रियल गैस आपके पास बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक ए आइडियल गैस, ठीक है। ये मैंने यही बात ऊपर बता दी है, आपको याद होनी चाहिए दोनों पॉइंट। अगला पॉइंट आपके पास जेड वर्सेस पी का ग्राफ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर का, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग आपके, क्योंकि एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, मतलब आपको ज़्यादा इसके ऊपर नहीं है, बस आपको केस याद होना चाहिए। एट वेरी लो प्रेशर पर आपके पास जेड जो होती है वो 1 के बराबर होगी, जेड आपके पास किसके 1 के बराबर होगी। अब जेड 1 के बराबर हमने पॉइंट पढ़ा था, तो जेड 1 होगा तो सर क्या होगा, रियल गैस है वो आइडियल गैस के बराबर होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एट लो प्रेशर की बात करूँ
एट लो प्रेशर, ये एट वेरी लो प्रेशर था, ये एट लो प्रेशर है। तो अब जेड क्या हो गया यहाँ से, वन से छोटा, वन से छोटा होगा तो आपके पास रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स से, और इजी टू लिक्विफाई और कंप्रेसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास वो पॉइंट आ गया। यही पूछते हैं आपके पास एट लो प्रेशर पर क्या होगा, जो जेड है वो वन से छोटा होगा, और जेड और वन से छोटा होगा तो हमने पॉइंट देखे थे पीछे। ठीक है, एट हाई प्रेशर पर क्या होगा, जेड आपका वन से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है वन से बड़ा होगा तो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगली बात है केस 4 की बात कर रहा हूँ, तो मैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात करूँ ओनली, ये हम सभी गैस की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूँ तो लो प्रेशर पर क्या हो जाता है, जेड वन। सीधा पूछ सकते हैं सर हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बताइए आप, लो प्रेशर पर आपका जेड की कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वो वन होती है। ठीक है, और लो और हाई प्रेशर की बात करूँ तो वो जेड, लो और हाई प्रेशर की बात करूँ तो क्या होता है, जेड है वो आपका वन से बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको पॉइंट्स बताए हैं मैंने अभी। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास जेड वर्सेस पी फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपके पास जेड और प्रेशर का आ जाता है, अब डिफरेंट टेम्परेचर पर वो आपके पास सेम टेम्परेचर की बात हो रही थी, तो उसके बाद में ठीक है, तो टेम्परेचर T1 T2 3 ऐसे बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाती है वैन डर वाल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रियल गैस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वैन डर वाल इक्वेशन तो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है सीधा ही। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है सीधा एनडीए में, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला तो कम से कम पी प्लस में एन स्क्वेयर बटे वी स्क्वेयर ए, एंड ये ब्रैकेट वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर। तो यहाँ पर जो आपके पास ये टर्म दिख रही है ना आपको, जो ये टर्म दिख रही है, जस्ट 2 मिनट, तो जो ये आपको ये टर्म दिख रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ टर्म ये आपको मिल रही है ना, तो ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं प्रेशर कोरेक्शन टर्म, प्रेशर कोरेक्शन टर्म कह देते हैं। तो एन स्क्वेयर ए इंटू, आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से प्रेशर कोरेक्शन टर्म क्या है, तो आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, उसके बिना आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और जो ये होती है आपके पास वैन डर वाल कोरेक्शन टर्म, जिसको हम निकलते हैं माइनस एन बी, ये जो आपको दिख रही है ये क्या आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वी सी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट नोट है आपके लिए, बहुत काम आएंगे। अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो आपको 3 दिन लग जाएंगे, मैं आधे घंटे में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दूँगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। बस फॉर्मूले याद कर जाएँ, थोड़ी इसके अंदर जो भी थ्योरी है वो कुछ याद कर लें, और इससे ज़्यादा करना नहीं होता एनडीए के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। आगे हमारे पास जो ए है वो उसे कहते हैं हम वैन डर वाल कांस्टेंट, ए को क्या कहते हैं हम वैन डर वाल कांस्टेंट, और इसको इंटरमोलिकुलर भी अट्रैक्शन फोर्सेस भी कहते हैं हमको। ठीक है, तो हम इसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। बी को कहते हैं एक्सक्लूटेड वॉल्यूम, इसकी वैल्यू हो जाती है 4 Vm, बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए, कुछ यहाँ नहीं करना है यहाँ पर, बी आपको बस पता होना चाहिए एक्सक्लूड वॉल्यूम होती है। अब देखो हमने पढ़ा था, हाँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी यूनिट आप याद करें भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट आपको पता होना चाहिए, ए की ATM लीटर मोल इनवर्स एंड लीटर मोल इनवर्स, सीधे आप याद करें। केस 1, इसके अंदर केस जो आता है एट वेरी लो प्रेशर पर क्या होता है, लो प्रेशर पर हम ए और बी थे जो हमारी टर्म उसमें, जैसे कि यहाँ पर थे हमारे पास, ये जो थे हमारे पास ए और बी दिख रहे हैं हमें, इनको क्या कर देते हैं हम इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एट वेरी लो प्रेशर ए और बी आपके पास नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि ये आपके पास बता रखा है आपको, जो आपके पास पी प्लस एन स्क्वेयर वी स्क्वेयर ए जो वाली इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन, उसमें आपको ए को नेगलेक्ट करना है और बी को नेगलेक्ट करना है एट वेरी लो प्रेशर पर। तो ए और बी को नेगलेक्ट करोगे तो ये तो जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो जाएंगे आपके पास, ये देखो ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, तो ये जीरो हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पी वी को मैं लिख सकता हूँ पी वी एम, जो हमने एक जो हमें पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी का रेशो, उसके अंदर वी एम मैंने रखा था, तो वहाँ से आर टी को नीचे लगाओगे तो ये हो गया 1 के बराबर, और ये क्या होता है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड को ही हम क्या कहते थे, ये जो ये वैल्यू जो आई है ये जेड की वैल्यू आई है, और जेड की वैल्यू जो आई है आपके पास, ये देखो जेड की वैल्यू आई ना, तो जेड की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और एट आपको पता होना चाहिए एट वेरी लो प्रेशर पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अगला जो है एट लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर,
तो लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पर क्या होगा सर, बी को नेगलेक्ट कर देंगे हम, क्या बी को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ बी को नेगलेक्ट करना आपको, ठीक है। बी को नेगलेक्ट करेंगे तो सीधा आपके पास बी जो वहाँ पर जो टर्म आपके पास ये जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो गई तो आपके पास क्या बचा, ये बचा, ये वी एम लिख सकते हैं आप, ये वी एम स्क्वायर सभी उस तरह उसके अंदर चेंज करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ये फिर से अगर आपको इसके अंदर ले जाओगे, इसको कुछ रीअरेंज करोगे, आर टी को नीचे लाओगे तो आपके पास ये कुछ ये इक्वेशन बनेगी। जो ही ये इक्वेशन बनेगी, अब ये जो वैल्यू है ये तो हमें पता है सर जेड की वैल्यू होती है, तो ये जेड की वैल्यू होती है। तो जेड की वैल्यू मैंने जेड की वैल्यू लिख दी और इस जो वैल्यू को था मैं इसको इधर ले आया। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया लास्ट में, जेड इज इक्वल टू 1-a/RT/VM, ठीक है, याद हो गया। बहुत आसान है, बस आपका चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को आगे बहुत ज़्यादा आपके अच्छी वीडियो आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। जय हिंद, थैंक यू।